हेलो फ्रेंड्स। मैं विपिन गंगवार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं सौरहा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ईबीएस का मॉक टेस्ट फर्स्ट, और बहुत ही बेहतरीन हम लोग समझ रहे हैं दोस्तों। याद रखिएगा, थ्योरी के साथ साथ हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं अपने लोग। थ्योरी के साथ साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और पहली ये जो अपनी क्लास है वो क्या है, थ्योरेटिकल क्लास है। और थ्योरेटिकल क्लास में हम लोग एक से दो क्लासों की बात कर चुके हैं, दो क्लासेस से पहले हो चुकी हैं और ये तीसरी क्लास है। तो जितने लोग जुड़ रहे हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जिससे कि आज का सेशन शुरू किया जा सके। और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर जाइए जरा, जितने भी लोग जुड़े हैं इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दें, जिससे कि आज की क्लास को हम लोग क्या कर सके, शुरू कर सके। तो देख लेते हैं कौन जुड़े हुए हैं। अ, बिल्कुल जितेंद्र जी, हेलो हाय, कैसे हैं आप? जितने लोग भी जुड़े हैं दोस्तों, है ना, मेरी तरफ से आप सब लोगों का सौरभ पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं विपिन सर आपका स्वागत करता हूं। और आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं ईबीएस फॉर केबीएस एग्जामिनेशन के लिए। और हम सभी जानते हैं कि केबीएस पीआरटी के एडमिट कार्ड आना शुरू हो गए हैं, डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं जहां जहां सेंटर पड़ा है। और अपनी मेरे साथ एक से दो दिन में, याद रखिएगा दोस्तों, एक से दो तीन दिन में मेरे साथ मिलकर अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, आप जज कर सकते हैं कि कितनी बेहतरीन आपने तैयारी की है। हम 3 से 4 दिन में पूरा क्या कर लेंगे, पूरी ईबीएस का रिवीजन कर लेंगे। कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी का निचोड़ हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ओके, क्लियर है। जिसमें कि याद रखिएगा कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 इसकी भी अलग से निचोड़ है एनसीईआरटी का, और कक्षा 5, कक्षा 6, 7, 8 की भी निचोड़ है। तो एक कंपाइल होकर ये क्लास है, लेकिन याद रखिएगा तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। अपनी आप क्या कर सकते हैं कि जितनी भी आप लोगों ने तैयारी की है अभी तक, उसको क्या कर सकते हैं, मेरे साथ जज कर सकते हैं, है ना। तो ये एक टाइप का क्विक रिवीजन है। तो पहला ये थ्योरी सेशन है दोस्तों। इसके बाद जो दूसरा सेशन होगा वो याद रखिएगा, वो क्या होगा, क्वेश्चन आंसरिंग का। और वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करके आइएगा, है ना। ठीक है नौरंग जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, है ना। सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन को सबसे पहले चीज हम लोग जो शुरू करते हैं सेशन में दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, हम लोग यहां तक देख चुके थे, लेकिन एक क्विक रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। हम लोग पौधे से बात कर चुके थे, लेकिन कुछ लोग अगर नए जुड़े हैं तो आज हम प्लांट से शुरू कर लेते हैं। ठीक, प्लांट। तो अगर प्लांट की बात बात करें दोस्तों, तो प्लांट में सबसे पहला प्लांट खेजड़ी प्लांट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार बना है। तो खेजड़ी क्या है, एक रेगिस्तान इलाके में बहुत ज्यादा मिलने वाला दोस्तों क्या है, एक पेड़ है, क्लियर है। और इसकी छाल का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। ठीक, और इस पेड़ को बहुत कम पानी की जरूरत भी पड़ती है, ये भी याद रखिएगा। इस लकड़ी, भाई यार, इस पेड़ की लकड़ी बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि इसकी लकड़ी में कभी दोस्तों क्या नहीं लगता, कीड़ा नहीं लगता है। बहुत अच्छे से समझते रहिए इस चीज को। अब कीड़ा नहीं लगेगा तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा हम बहुत अच्छे इसका यूज कर सकते हैं, है ना। दोस्तों याद रखना, पत्तियों को जो है ना, पत्तियां जो इसकी हैं दोस्तों, वो क्या होता है, ठीक है, खाने के रूप में, भोजन के रूप में जानवरों की क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। और जो इस पेड़ की पत्तियों की जो कलियां होती है उसकी सब्जी भी बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, उसकी सब्जी भी बनाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। और इस पेड़ की छांव में बच्चे खेलना भी पसंद करते हैं। और ये राजस्थान के जोधपुर में आपको देखने को मिल जाएगा खिजड़ी पेड़। और आपने याद रखना होगा, याद आपको होगा, ठीक है, एक चीज आप याद रखिएगा कि हम लोग जो बात कर रहे थे, ठीक है, चलिए दोस्तों, तो शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा एक कॉल आ गई थी इंपॉर्टेंट। और पीयूष कुमार जी, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप आराम से जुड़ जाइए और सेशन को अपने लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से अगर बात करते हैं सबसे पहली चीज, है ना। तो दोस्तों देखिए क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, तो ये खेजड़ी पेड़ के बारे में इतनी चीज याद रखिएगा। और आपने एक नाम सुना होगा, बिश्नोई आंदोलन, है ना, अमृता सिंह बिश्नोई। तो वो
इस पेड़ की वजह से ही उनके गांव का नाम क्या पड़ा है, खेजड़ी गांव पड़ा। तो इतना आप याद रखिएगा। दूसरी चीज एक याद रखिएगा, बोचाचा विलेज, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बोचाचा विलेज कहाँ है, तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर में है, कल भी बताया था। बहुत क्विक रिवीजन हो रहा है इसके बाद, ठीक। बहुत सी चीजें हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं इस बोचाचा विलेज की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, शहद पालन किया जाता है मधुमक्खियों से, और मधुमक्खियों के शहद पालन के लिए तो दोस्तों याद रखना लीची का रस बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। जो लीची है ना, जो लीची के जो फूल आते हैं और उन पर मधुमक्खियां बैठकर क्या बनाती है, बहुत ज्यादा क्या बनाती है, शहद बनाती हैं। और शहद बनाने के लिए जो मधुमक्खियों के जो डिब्बे होते हैं दोस्तों, उन डिब्बों में क्या चीनी की चाशनी भी ये लोग डालते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखेंगे अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, क्लियर है। अगर हम लोग बात करते हैं इतने बारे में, तो अगर इसी सारी चीज आपके समझ में आ गई तो नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे क्या, रेगिस्तानी ओक। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा अभी थ्योरी सेशन है, थ्योरी के बाद तुरंत होगा, तुरंत क्लास होगा। याद रखिएगा किसका, क्वेश्चंस का, वो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। है राजस्थानी ओक। अब देखो दोस्तों, राजस्थानी ओक के नाम से आप ये मत समझ लेना कि ये राजस्थान में है। कहाँ है ये, ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाला प्लांट है। और सबसे बड़ी इस प्लांट की खासियत क्या है दोस्तों, कि इसकी जो, इस पेड़ की जो जड़ें होती है ना, वो जमीन में 30 मीटर गहरी तक जाती है। यथार्थ अगर हम लोग बात करें कि ये पेड़ की जो जड़ें होती है वो जमीन में इतनी गहराई तक जब तक जाती है कि जब तक ये पानी तक ना पहुंच जाती हो, यानी पानी मिल जाता है इनके लिए। कल भी बताया था, इनके तने में दोस्तों क्या रहता है, पानी इकट्ठा रहता है। और यहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं, इस पेड़ के बारे में जानते हैं। अगर ज्यादा पेड़ पानी की आवश्यकता पड़ती है तो इस पेड़ के तने में पाइप डालकर लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, उस पानी का भी यूज कर लेते हैं। बहुत अच्छे से इस चीज को याद रखिएगा, लिखा भी हुआ भी है यहाँ पे, है ना, कि इस पेड़ के तने में इकट्ठे पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जबकि खजूर पेड़ कहाँ देखने को मिलेगा आपको, अबू धाबी में मिलेगा। ठीक, कल ये हम लोग पढ़ चुके, लेकिन एक क्विक रिवीजन मिल रहा है जिससे कि आप लोग सही से जुड़ जाए। नारियल पेड़ कहाँ मिलेगा, वो केरला में। ये मिलेंगे कहाँ पे, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन कहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं यहां से, ठीक है। अगला पेड़ हमारा क्या है, अगला पेड़ मैंने बात की है तो सिखारी, है ना। जैसे कि सरसों है, मेथी का है, तिल है, धनिया है, ये बीज वाले पौधे हैं। ये याद रखिएगा, कौन सा, सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया, ये कैसे हैं, बीज वाले पौधे हैं दोस्तों। और सिखारी पौधे यानी कि हम इसको बोलते हैं पीचर प्लांट, यानी क्या है, पीचर प्लांट। क्लियर है। जैसे कि भाई कौन सा, नेफेंथीज। तो ये पीचर प्लांट जो नेफेंथीज है, जिसको हम घट पड़ने भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को दोस्तों पूरा करने के लिए छोटे छोटे कीड़े हैं, मेढक हैं, है ना, उन चीजों को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। लिखा है ना, चूहा है, मेढक है, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों को ये शिकार करते हैं। क्लियर है। इसीलिए याद रखिएगा, इनको हम क्या बोलते हैं, घट पड़नी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, घटपड़नी बोलते हैं। और ये कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में, ये मेघालय में देखने को मिलता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, N2 नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। क्लियर है, कल भी बताया था, फटाफट रिवीजन चल रहा है। ये क्रोटोन पौधा, क्रोटोन पौधा क्या है दोस्तों, याद रखना, मैंने कहा ना कि ये मृदा के प्रदूषण को बताता है। इसकी जो जड़ें होती है ना, वो ज्यादा गहराई तक नहीं होती, मृदा के ऊपर तक होती है। और जैसे ही वो मृदा क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है, तो या तो ये पेड़ सूख जाता है या दोस्तों इसका कलर चेंज हो जाता है, जिसका नाम क्या है, क्रोटोन। कौन सा पौधा है, क्रोटोन। तो ये याद के लिखा है कि इन पौधों के पत्ते रंग बिरंगे होते हैं, इन पौधों की जड़ें जमीन की अधिक अंदर तक नहीं होती, जब इन पौधों के पत्ते मुरझा जाते हैं तो इन समस्या क्या है कि पानी की आवश्यकता होती है, या फिर क्या है दोस्तों, भूमि प्रदूषित हो गई है। अगला है मटर का पौधा। और हम सभी जानते हैं कि मटर का पौधा जो ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने इस पौधे पे क्या किया था दोस्तों, एक्सपेरिमेंट किया था और आनुवांशिकता के नियम दिए थे। क्या दिए थे, आनुवांशिकी के जो नियम दिए हैं। ये आनुवांशिकी का जो पिता कहलाता है दोस्तों, वो कौन कहलाता है, वो ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। और इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो इतनी चीज भी आप लोग पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, 10वां पॉइंट, सरसों के पौधे की पत्तियों का प्रयोग हम सब्जी बनाने में भी करते हैं, और इसका बीज का प्रयोग हम क्या करते हैं, तेल निकालने में करते हैं। तो ये कल हम लोगों ने पढ़ लिया था सब कुछ, एक क्विक रिवीजन दे दिया जिससे कि आप तालमेल बनाकर चल सके। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेजिटेशंस, या क्या,
वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सब्जियां, कौन सी सब्जी कहाँ से आई है, और बड़े इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों, क्या है कि पहला पॉइंट है वेजिटेबल्स में कि भारत में जो मिर्ची वो पुर्तगाली देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लेकर आए थे। यानी कि जो मिर्च आई है भारत में दोस्तों, वो कहां से आई है, वो दक्षिणी अमेरिका से आई है। और लाने वाले लोग कौन है, लाने वाले कौन है दोस्तों, वो यार के पुर्तगाली है। वो कौन है, वो पुर्तगाली है। क्लियर है इतनी चीज, ओके। जबकि यार रखना, भिंडी कॉफी हमारे देश में कहां से आई है, अफ्रीका से आई है। तो याद रखिएगा भिंडी और कॉफी कहां से आई है, अफ्रीका से आई है ना। तो ये याद रखिएगा, क्लियर है। और जबकि मिर्च कहां से आई है, वो दक्षिण अमेरिका से आई है। गोभी मटर हमारे देश में कहां से आई है दोस्तों, ये यूरोप से आई है। कहां से आई है, यूरोप। कहां से आई है, यूरोप। सोयाबीन सबसे पहले याद रखिएगा चीन से अमेरिका ले जाई गई, और अमेरिका ले जाने की फिर वहां से कहां आई है, हमारे देश में। यानी कि सोयाबीन जो है, पहले सोयाबीन कहां है, चाइना में है। चाइना से कहां जाएगी, अमेरिका में जाएगी। कहां जाएगी, अमेरिका। और अमेरिका से दोस्तों फिर कहां आएगी, फिर इंडिया में आएगी। फिर कहां आएगी, फिर इंडिया में आएगी। क्लियर है। जबकि बैगन है, मूली है, सेब है, करेला है, आम है, संतरा, बेर है, केला है, पालक है। क्या है, पालक है। इसके साथ साथ और भी हम बात करते हैं किसके बारे में, है ना, क्या है, पलवल है, टिंडा है, मेथी है। ये सभी हमारे देश की पैदाइश है। ये क्या है ये हम सभी हमारे देश की पैदाइश है। क्लियर है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ओके। तो एक बार देख लीजिएगा फिर से, बहुत तेजी से बात करते हैं। भारत में मिर्चा कहां से आई है, वो दक्षिण अमेरिका से आई है। ठीक है, पुर्तगाली लाए थे। भिंडी कॉफी कहां से आई है, अफ्रीका से आई है। गोभी मटर हमारे देश में यूरोप से आई है। सोयाबीन पहले कहां गई थी, चाइना। चाइना से फिर कहां गई, अमेरिका। अमेरिका से फिर भारत आई। जबकि बैगन, मूली, सेब, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक और दोस्तों क्या, पलवल, टिंडा, मेथी, ये सब हमारे देश की ही पैदाइश है। यानी हमारे देश में ही इनको उगाया गया है। ओके, क्लियर है इतनी चीज, ठीक। पूजा वर्मा जी, सर ईबीएस बुक का पीडीएफ मिल सकती है क्या, बिल्कुल मिल जाएगा पीडीएफ, टेंशन ना लीजिए। जो ये बुक है, और जितने आप बुक की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं ये पीडीएफ मिल जाएगी, मैं सर से बोल दूंगा आपको, क्या है लिंक में पीडीएफ दे दी जाएगी दोस्तों। लेकिन जो मैंने सेशन पढ़ाए हैं, क्लास फर्स्ट, क्लास टू, क्लास थर्ड, ये क्लास फोर है, ठीक है, ये सारी क्लास देखिए। और इसका 5वां क्लास भी है, आपको शायद किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये सारी चीजें आप ही के लिए हैं। ये जो पब्लिकेशंस की सारे नोट्स हैं, सारी क्लास है, वो आप ही लोगों के लिए हैं। जैसा आप लोग कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। बस ज्यादा ज्यादा क्या करते जाइए, शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए, और धुआं उड़ाते जाइए। पेपर को इस बार फोड़ के आना है, ठीक है। ईवीएस का एक क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, ये जान लीजिएगा, ओके। आइए बात करते हैं अपने लोग। तो अब हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों, वो करेंगे क्रॉप, फसलों की। किसकी बात करेंगे, फसलों की, ठीक है। तो इंग्लिश वाले चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा क्विक रिवीजन चल रहा है। हम सब पढ़े हुए तो सब है ही हैं, लेकिन क्विक रिवीजन में आप लोग क्या है, तो इसलिए थोड़ा मैं हिंदी को प्रेफर कर रहे हैं हम लोग। वैसे इंग्लिश में पहला क्लास इंग्लिश में ही ज़्यादातर समझाया था। तो फसलें, सबसे पहले फसल की बात करते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये झूम खेती, ठीक है। झूम क्रॉप क्या होती है, झूम खेती क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले चीज जरा समझिएगा, एक बर्बली का एक आइडिया ले लेते। झूम खेती क्या है, आज के बाद कोई पूछता है तो कहना कि क्या भाई, भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उनमें ये देखने को मिलती है, जहां पर कुछ लोग क्या करते हैं कि झूम खेती का प्रयोग करते हैं। झूम खेती क्या है कि एक खाली स्थान पड़ा है, उस पर कोई फसल उगाएंगे, एक फसल काटने के बाद उसे कुछ सालों के लिए छोड़ देंगे, बाद में जो खरपतवार वहां जमाएंगे उन्हीं को उसी में, ठीक है, मिलाने के बाद उसी में लचा देंगे, और लचाने के बाद फिर से बीज बो देंगे। यानी एक फसल के बाद एक फसल काटते रहते हैं, समझ रहे। अच्छा, दूसरी चीज भी है, ये भी है कि इस भूमि के लिए दूसरी लॉटरी सिस्टम भी होता है। लॉटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि भाई अगर जिसकी लॉटरी निकली वही उस पर क्या करेगा, खेती करेगा। मुख्यतः चावल उबल और इन सब की खेती इस पर की जाती है। तो एक जनरल सा आइडिया ले लिया, आइए बात करते हैं अपने लोग इस पर। तो क्या है झूम खेती, क्या है, तो लिखा है कि झूम खेती कहाँ होती है, मुख्यतः मिजोरम। कहाँ होती है, मिजोरम में की जाती है। इस खेती की एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता है। ये लाइन बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ये वाली जो लाइन है ना, एक मिनट थोड़ा सा पीडीएफ को एडजस्ट कर लेते हैं अपने लोग, ठीक है, ओके। इस वाली लाइन को आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्या है कि एक फसल काटने के बाद जमीन को
कुछ वर्षों तक खाली रखा जाता है। इस खाली जमीन पे जो बांस या जंगल उगाता है उसे उजाड़ा नहीं जाता बल्कि गिराकर जला दिया जाता। देखिए, काटने की बात नहीं हुई है, ना ही काटने की बात हुई है, ना खोदने की बात हुई है, लचाकर जला दिया जाता है। क्या हो जाता है? लचाकर जला दिया जाता है। और इस राख का प्रयोग जमीन में खाद के रूप में किया जाता है। ठीक, जमीन को इस तरह जलाया जाता है कि आसपास के पेड़ और जंगल ना जलें। इसके बाद जब इस जमीन में खेती की जाती है तो जमीन को जोतते नहीं बल्कि मिट्टी को हल्का सा हिलाते हैं और इसमें बीज को बिखेर देते हैं और एक ही खेत में इस प्रकार बीज बोए जाते हैं, जैसे कि मकई है, सब्जियां है, मिर्च है, चावल है, इनके बीज इसमें क्या की जाती है? खेती की जाती है। फसल के समय जो अनचाही घास या पौधे उग जाते हैं उन्हें यार के उखाड़ा नहीं जाता बल्कि जमीन में ही गिरा दिया जाता है, जिससे कि वे मिट्टी में मिल जाते हैं और जमीन उपजाऊ बन जाती है। ये मुख्य फसल इसकी दोस्तों चावल है। क्लियर है? इस खेती के लिए मिजोरम में लॉटरी भी निकाली जाती है कि कौन सा परिवार कितनी जमीन पर खेती करेगा। इन सब लोगों को वारी वारी से खेती करने का मौका दिया जाता है। क्लियर है? और यह जमीन की बात करें हम लोग, किसकी बात करते हैं? ये जमीन में, ठीक है, याद रखिएगा भाई, क्या है? जमीन में बोया जाता है और टीन जमीन को कहा जाता है, यानी टीन में बोई जाती है और एक टीन बीज जितनी जमीन में बोया जाता है उसे एक टीन जमीन कहा जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये कई बार क्वेश्चन मिला है और झूम खेती पर 110% बता रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन मिलेगा जरूर। अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो एक बार सर कमेंट में यस करके लिखिए, बहुत जल्दी से यस कमेंट करिए कि हाँ सर इतनी चीज हमको समझ में आ गई है, जिससे कि अगले पॉइंट पर बढ़ा जाए, है ना। बहुत कहना जल्दी से बताइए रिवीजन सही चल रहा है, बहुत जल्दी से कमेंट जल्दी यस 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 करके। जितने लोगों को समझ में आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो नो भी लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोबारा से बता के जाएंगे आपको, है ना। लेकिन बट ये है कि पढ़िए ऐसा कि बेकार ना जाए पैसा। पेपर में इस बार पेपरिया की खोपड़िया में छेद करना ही करना है और ईबीएस का एक क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए दोस्तों, है ना। ठीक, नौरंग जी यस, थैंक यू, धन्यवाद। और पीयूष जी, ठीक है, जितेंद्र जी, पूजा जी, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा फटाफट कि भाई कितने लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी होंगे। चलिए बात करते हैं खरपतवार। खरपतवार क्या होता है? अगर सब दोस्तों याद रखिएगा खरपतवार क्या होते हैं, तो खरपतवार होते क्या है बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर जिस खेत में कोई फसल उगाई जाती है उस फसल के अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें खेत में आपको देखने को मिल जाएं वो सब खरपतवार में आती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने गेहूं की खेती की, गेहूं के अलावा खेत में जो भी उगा, जो भी पेड़ पौधा दिखा, वो दोस्तों सब क्या है? सब खरपतवार है। क्या है? सब खरपतवार है। क्लियर है ना। तो यही लिखा है, क्या है? फसल के साथ उगने वाले अनचाहे पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये खेत में बोए नहीं जाते, फसल के साथ अपने आप ही उग जाते हैं। हमारी फसल के लिए ये नुकसानदायी होते हैं। ये फसल का सारा खाद पानी खुद ही ले लेते हैं, इसलिए इन्हें फसल के बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। तो ये चीजें क्या रखेंगे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है इसके बारे में, यदि हम खेत में बार बार एक ही फसल उगाते हैं और उसमें अधिक से अधिक कीटनाशक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो ऐसा करने पर, है ना, खेतों की मृदा बंजर हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये पूछा गया है कि बार बार एक फसल उगाने से क्या होगा। तो दोस्तों याद रखना, भूमि की उर्वरा शक्ति में क्या आ जाती है? कमी हो जाती है। और धीरे धीरे अगर उर्वरा शक्ति में कमी आ जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर होगा यही कि वो जमीन है कुछ भी पैदावार करने लायक नहीं रहेगी। यानी एक वर्ड में कहें कि भूमि क्या हो जाएगी? बंजर। क्या हो जाएगी? बंजर। क्लियर है। चलिए धन्यवाद। जितने लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं और रिवीजन अगर हो रहा है तो एक बार यस कमेंट जरूर करिएगा। और भाई लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, है ना। लाइक बीच बीच में करते जाइए, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। अब देखिए अगला क्या है, चौथा पॉइंट क्या कहता है कि निष्पावन हल्के अवयवों से भारी अवयवों को वायु के उपयोग से अलग करने की प्रक्रिया है। सावधानता के साथ इस विधि का प्रयोग हल्के भूसे से भारी अन्य कणों को पृथक करता है। अब ये है क्या? ठीक है,
ये याद रखिएगा, इसको बिनोइंग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? बिनोइंग, है ना? क्या बोले? इसको बिनोइंग बोलते हैं इंग्लिश में, जो निष्पावन है इसको बिनोइंग बोलते हैं। और बिनोइंग में होता क्या, जैसे कि एक लाइक एग्जांपल, ये कोई इंसान है और ये इसके दोनों हाथ मान लेता हूं, और ये हाथ में एक, मैं क्या मान लेता हूं, आप वो मान लीजिए कोई भी बड़ा सा बर्तन मान लीजिए, या ठीक है, या कोई टोकरी मान लीजिए, और इस टोकरी में ये अनाज भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ये अनाज, ये अनाज है, और इसी में भूसी है, और ये धीरे धीरे यहां से गिरा रहा है, इसको ऐसे ऐसे गिरा रहा है जमीन पे। तो देखोगे ना, ये जो अनाज है वो यहाँ पे रह जाता है, और जो भूसी है वो ऐसे उड़ उड़ के चली जाती है ना? यानी कि जो भूसी होती है हल्के दानों में से, जो भारी दाने वो यहाँ बन जाते हैं, भूसी उड़ के ऐसे चली जाती है। इसको क्या, भूसी से इस अनाज को सेपरेट करना ही क्या है दोस्तों? निष्पावन है ना? जिसको हम बिनोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिनोइंग। क्लियर है? ओके, इतनी चीज बहुत अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि बिनोइंग क्या होता है। अच्छा, एक थ्रेसिंग होता है ना? थ्रेसर देखा ना, थ्रेसर। अब देखिए थ्रेसिंग क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक मशीन है, ये मशीन है, ये यहां से क्या है, ये एक पौधा है, और इन पौधों में से दोस्तों याद रखिएगा, इन पौधों को इस मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे जो भूसा है वो इधर चला जाता है इसका, और जो अनाज है वो यहाँ पे आ जाता है इधर, है ना? तो इसको बोलते हैं थ्रेसिंग। यानी कि याद रखिएगा क्या है भाई, जो हमारा अनाज है उसको अलग करना है उसकी डंडियों से, ठीक है, पौधों से अनाज को अलग करना है, तो क्या करेंगे हम? थ्रेसिंग करेंगे। और हल्की भूसी को अनाज से अलग करना है तो क्या करेंगे दोस्तों? बिनोइंग करेंगे। ओके, क्लियर है? ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा कि दोनों पे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगला। ठीक है, देखिए लिखा हुआ भी है पांचवा जो अभी समझाया था थ्रेसिंग का, डंडियों से अन्य कणों को अलग करना, यानी अनाज को पृथक करने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं? वो थ्रेसिंग कहते हैं। तो बिनोइंग एंड थ्रेसिंग आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये सारा सारा वाला जो हमने था वो हमने डिस्कस किया ईबीएस का फर्स्ट पार्ट, है ना? अब याद रखिएगा हम लोग बात करेंगे कुछ, याद रखिएगा एडवांस, है ना, एनवायरमेंट स्टडीज की। और जो एडवांस एनवायरमेंट स्टडीज की हम बात करेंगे, इसमें हम कुछ साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चन भी हमारे पेपर में देखे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो बहुत अच्छे से चीज समझ लीजिएगा। देखिए हमने काफी कुछ रिवीजन कर लिया है, और इसके रिवीजन के साथ साथ हमने क्या लगाया है? क्वेश्चन आंसर भी लगाए हैं। ठीक है, आज भी क्वेश्चन आंसर होंगे, तो इसलिए जुड़ना मत भूलिएगा। इसके बाद तुरंत 10 मिनट बाद दूसरा सेशन होगा क्वेश्चन एंड आंसरिंग का। आइए बात करते हैं, ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग पर। किस पे बात करेंगे? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग पर, यानी जीव जंतु की दुनिया पर हम लोग अब क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। और पहला पॉइंट इसमें अपना क्या बनेगा? पहला पॉइंट है कि ऐसे पौधे जिसका तना कमजोर होता है ना? तो भाई याद रखना, जब पौधे का तना कमजोर होगा तो इसके कारण वो खड़ा नहीं रह पाएगा, है ना? जिसके कारण ये नहीं हो सकते, भूमि पर फैल जाते हैं, इनको बिसर्पी लताएं कहते हैं। क्या कहते हैं? बिसर्पी लताएं कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा, है ना, आपने देखा होगा कि लौकी है, कद्दू है ना, तरबूज है, खरबूज है, भाई उनका तना इतना ज्यादा कमजोर होता है कि उसको खड़ा करके रहना, खीरा है, ये सारी चीजें हैं, करेले हैं, तो इनके तने इतने कमजोर होते हैं दोस्तों कि ये बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते। इसलिए क्या है, भूमि पे क्या है, बिछ जाते हैं। इनको बोलते हैं बिसर्पी लताएं। क्या बोलते हैं? बिसर्पी लताएं बोलते हैं, है ना? और बिसर्पी लताओं का सबसे अच्छा है खरबूजे की बेल, यानी लताएं। तो कई सारे बताए मैंने, खरबूजा है, तरबूजा है, लौकी है, तुरई है, ये सब क्या है? बिसर्पी लताएं होती हैं, जिसके तने क्या होते हैं दोस्तों? बड़े कमजोर होते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत इजी लग रही होगी चीजें, लेकिन जिसने कल का क्लास किया था क्वेश्चन आंसरिंग वाला, उसे पता है चीजें इजी नहीं है। जब 5 से 6 सेंटेंसों में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना? क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे कई सारे क्वेश्चन गलत लोगों के गलत हुए थे, ये याद रखिएगा। जिसमें क्यों? क्योंकि इतना सारा डेटा है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना जाएगा कि कहाँ पे क्या होता है। अगर आपसे पूछ लेगा हल्की भूसी से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको थ्रेसिंग भी समझ में आना चाहिए और विनोइंग भी समझ में आना चाहिए, है ना? तो दोनों में डिफरेंस आपको करना आना चाहिए, क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है, कहते हैं कि कुछ पौधे दूसरी चीजों की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधों को आरोही कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि ये कोई पेड़ है और इस पेड़ पर कोई बेल लता ऐसे लिपट जाती है और ऊपर तक चली जाती है ना। तो ये यार रखिए, इसको क्या बोलते हैं, आरोही। और मनी प्लांट इसका सबसे अच्छा क्या है उदाहरण, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पेपर में देगा कि कौन से प्लांट हैं जो आरोही क्रम को अपनाते हैं। तो ऑप्शन उसमें क्या होगा, तरबूज, खरबूज, ठीक है, क्या मनी प्लांट। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मनी प्लांट। इसके लिए बड़े अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, अगला पॉइंट, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी है क्या कहलाता है, पर्णवृत्त कहलाता है। और के चपटे हरे भाग को हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। जैसे कि समझिए चीजों को, ये एक पेड़ है दोस्तों, ये पेड़ है ना, और ये पेड़ का तना है, स्टेम है, ये स्टेम मैंने तो ये तना मान लिया, इस तने से ये डंठल है, और ये एक क्या है, यहां से एक पत्ती निकली, ये पत्ती निकली, ठीक। अब ये पत्ती निकली तो अच्छा थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, बड़ी पत्ती कर ली, ठीक। अब ये जो बड़ी पत्ती निकली तो ये वाला जो है, ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये वाला जो भाग है, ये जो डंडी जुड़ी हुई है, यही क्या है, यही पर्णवृत्त है। ये क्या है, पर्णवृत्त है। और ये जो पत्ती है, ये जो पत्ती है, ये जो इसका फलक है ना, ये जो एरिया है, इसी को क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फलक बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें भी क्या होंगी, ये सिराएं होंगी, ये इस तरीके की, ये है ना, ऐसी आपने सिराएं देखी होंगी पत्तियों पे। तो उसी की बात भी और कहता है क्या, कि पत्ती के अंदर रेखाएं जैसी देखने वाली रचनाएं सिरा कहलाती हैं। पत्ती के मध्य वाली मोटी सिरा होती है, इसीलिए इसे मध्य सिरा कहा जाता है। और पत्तियों पर सिराओं द्वारा किए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। देखो ये मेन सिरा है, इसके साथ ये और जुड़ी हुई है, तो ये क्या है, ये सिरा विन्यास है दोस्तों। ये याद रखिएगा बहुत अच्छे से। क्लियर है। अब देखिए इन सबके इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैं आपको बता देता हूं, चलो यहीं पे बताता हूं कि आगे चलकर आप एक रिएक्शन पढ़ेंगे फोटोकेमिकल, ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो अगर ये पत्ती है, मैं ये पत्ती मान लेता हूं, तो ये तो क्या रखना, ये जुड़ा हुआ है, पर्णवृत्त हो गया। ये क्या है, फलक हो गया। इस फलक पर ये क्या है, मुख्य सिरा है, और ये क्या है, ये सिरा जाल है। तो दोस्तों याद रखना, इन्हीं पत्तियों पर की दो सरफेस होती हैं, एक ऊपरी सतह, एक निचली सतह। तो पत्तियां, कुछ पत्ती, जो मैक्सिमम पत्तियां हैं जिनके ऊपरी सतह पे दोस्तों स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं, ये याद रखिएगा, क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। अब रंध्र के द्वारा ही दोस्तों याद रखना, प्रकाश क्या करेगा, इसमें एंटर करेगा, और यहां से क्रिया होगी, ठीक है, यहां से क्रिया सामने आपको देखने को मिलेगी, जिसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण। अभी हम लोग इसकी बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और यहीं से क्या हो जाएगा, वाटर लॉस। क्या होगा, वाटर लॉस होगा। और वाटर लॉस होगा जिसको हम बोलते हैं रिस्पायरेशन, यानी कि बाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं दोस्तों, बाष्पोत्सर्जन। यानी यही जो पत्ती होती है जिस पर सिराओं के जाल होते हैं, इन्हीं के बीचों में पत्तियों पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और रंध्र प्रेजेंट होते हैं, जहां से प्रकाश पड़ते ही क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया दोस्तों शुरू हो जाती है। और बाद में प्रकाश जब एंटर करता है तो यहीं से फोटोसिंथेसिस की क्रिया शुरू होती है, प्रकाश संश्लेषण की, जिसके माध्यम से पौधे क्या बनाते हैं दोस्तों, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीजें जो आपके लिए समझ में आनी चाहिए। ओके, पर ये नहीं है, क्वेश्चन पेपर में पूछ लेगा कि भैया ये बताइए कि मुख्य सिरा किसको कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मध्य सिरा के दोनों तरफ जाल जैसी सिरा विन्यास जालिका रूपी होती है, बिल्कुल सही चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि घास की पत्तियों जो सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ऐसी सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास भी कहते हैं। क्लियर है। अगला है, देखिए जो बात मैंने अभी समझाई थी वही यहाँ पे लिखी है, पेड़ की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प में बदलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस कारण बड़ी मात्रा में क्या होता है, जल को वायुमंडल में छोड़ती है, यानी यहां से
क्या होता है पेड़ों को, इसीलिए जो ग्रीन पौधे होते हैं दोस्तों, उनको बीच बीच में पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा उनके अंदर क्या लॉस होता है, तो वाटर लॉस होता है। क्या लॉस होता है, वाटर लॉस होता है। क्लियर है, ओके। इतनी बात बहुत अच्छे से समझिएगा। और यही से एक चीज और समझते हैं अगला, ठीक। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं यहीं से, अब यहाँ से दो चीजें एक पहले समझ लेते हैं, यहाँ से कुछ चीजें और समझ लेते हैं, उसके बाद ही थ्योरी और पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ दोस्तों, तो बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा। यहाँ से एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। इतने स्पेस बना लिया है आपको समझाने के लिए, बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को। देखिए मान लेते हैं ये कोई प्लांट है, ठीक, ये प्लांट है, ये पत्तियां हैं, ठीक है, और ये इसकी दोस्तों रूट है, जड़ें हैं, ठीक। ये भूमि के अंदर है, यहां से जड़ें, ठीक है, ये जड़ है। और जड़ में याद रखना दोस्तों, दो चीजें होती हैं, एक होता है जाइलम, जाइलम, एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक। इधर से ये सूर्य है, यहां से सूर्य का प्रकाश आएगा और इस प्लांट पर पड़ेगा, ठीक। यहां पर ये स्टोमेटास मैंने बना दिए और रंध्र बना दिए। अब जैसे ही प्रकाश दोस्तों इस पे पड़ेगा तो प्रकाश एंटर करेगा, यहां से वाटर लॉस होगा, इसी को बोलेंगे बाष्पोत्सर्जन। क्या बोलेंगे, बाष्पोत्सर्जन। ये कौन सी क्रिया शुरू हो जाएगी, बाष्पोत्सर्जन। नीचे से जड़ें क्या लेंगी, ठीक है, खनिज और पानी, खनिज और पानी। तो खनिज और पानी का जड़ें जो जिस माध्यम से लेती है दोस्तों, उसको बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं, जाइलम। और इनके द्वारा जो खाना बनता है, और इस पानी और खनिज को ट्रांसफर करने का पौधे में काम कौन करता है दोस्तों, फ्लोएम। ये नीचे से इधर जा रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, यहां पर एक क्रिया हो रही है जिसका नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, कौन सी क्रिया हो रही है, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या है ना, इधर से ऊपर से सूर्य प्रकाश से क्या लिया गया, CO2, क्या लिया गया, CO2। नीचे से क्या मिला दोस्तों, पानी। और यहां से क्या बनाया है ना, क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि C6H12O6, है ना, जिसको आप ग्लूकोज भी बोलते हो। कार्बोहाइड्रेट्स बना लिया, प्लस क्या निकाल दिया, ऑक्सीजन, और क्या निकाल दिया, पानी, वाटर। तो ये रिएक्शन है, संतुलित कर लीजिए, यहाँ 6 लगा दीजिए, यहाँ 12 लगा दीजिए, और इसको संतुलित कर लीजिए। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या ले रहे हैं, ले क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ क्या रहे हैं, ऑक्सीजन। ये पूरी प्रोसेस जो कहलाती है दोस्तों, वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण। आई होप चीज समझ में आ गई होगी कि क्या पत्तियों का रोल है और क्या इन सब चीजों का रोल है। डन। इतनी चीज, अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो एक बार बता दीजिए कि हाँ सर ये चीज हमारे बिल्कुल समझ में आ गई है। आगे इसी चक्कर में हम क्या बढ़ते हैं, इसके तहत आगे बढ़ जाते हैं। एक बार यस लिख के जरूर भेज दीजिएगा। चलिए मैं इसको एक बार क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, क्योंकि हमको है ना। तो ये दोस्तों याद रखिएगा यहाँ से, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और पेपर में सीधे आएंगी। जब ऑप्शन में 3 से 4 ऑप्शन आते हैं तब हमारा दिमाग घूम जाता है कि क्या सही था क्या गलत था। सिंगल ऑप्शन वाला पेपर नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है ना, या पत्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो अपना ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, कहते हैं कि ऐसी जड़ें जो देखने में एक जैसी ना हो और वे पौधे की मुख्य जड़ हो, उनको मूसला जड़ कहते हैं ना। हम बचपन में पढ़ते हैं ना, मूसला जड़ झकड़ा, तो ये मूसला जड़ है, ठीक है। ये याद रखिएगा। जैसे कि एक मूसला जड़ का मैं बता रहा हूं, ये मान लीजिए एक जड़ है ऐसे, है ना, ये कोई जड़ है, इससे थोड़े थोड़े रेसे चाहे निकलते हो, ऐसे रेसे निकले होंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों मूसला जड़, है ना। तो याद रखना। तो कहते हैं मुख्य जड़ से लगी हुई छोटी छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ें कहते हैं ना। ये छोटी छोटी जड़ें उनको पार्श्व जड़ें कहते हैं। जैसे कि याद रखिएगा, यहाँ से मटर है, तुलसी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, इन सब में कौन सी जड़ पाई जाती है, बहुत अच्छे से याद रखना। कौन सी जड़ है, मूसला जड़, बता दिया।
क्लियर है। इसके बाद एक झकड़ा जड़ आएगी। अब झकड़ा जड़ में क्या है, मतलब जड़ों का गुच्छा ही पाया, जैसे जैसे एक जड़ ये है तो इसी तरीके की एक और है, ये भी एक और है, ये भी एक है, ये है, ये है, यानी इनने मिलकर क्या बना दिया, एक गांठ सी बना ली। ये जो इस टाइप की जड़ें होती है दोस्तों, वो झकड़ा जड़ कहलाती है। क्या कहलाती है, झकड़ा जड़। ठीक है ना, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जैसे कि अपना इस वाले पॉइंट में समझाया गया है इस चीज को। ठीक है, कि जिन पौधे में कोई भी मुख्य जड़ ना होकर सारी जड़ें एक जैसी दिखती हैं, झकड़ा जड़ कहलाती है, यानी या रेशेदार जड़ कहलाती है, जैसे मक्का है, गेहूं है, जौ है इत्यादि। क्लियर है दोस्तों, है ना। तो बहुत याद रखिएगा यहां से। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि मूसला जड़ क्या होती है या झकड़ा जड़ क्या होती है। लिखा भी है द प्लांट्स दैट हैव, ठीक, द वन मेन रूट्स एंड नॉट द मेनी आर कॉल्ड फेवर रूट्स, एग्जाम्पल मेज, व्हीट एंड क्या, वर्ली। तो ये याद रखिएगा। तो ये सब जो वार्ले है या जो व्हीट है, जो जो मेज है यानी मक्का है, वो सबकी जड़ कैसी है, वो झकड़ा जड़ है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, आइए अगले की बात करते हैं। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो अगला क्या है, खुले हुए फलों के मुख्य हिस्से को पंखड़ी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, है ना। आपने देखा होगा कि अगर मैं मान लेता हूं, मैं ये एक गुलाब बना दिया, क्या बना दिया, ये गुलाब बना दिया इस तरीके का, ठीक। ये गुलाब बना दिया आपने, तो दोस्तों ये याद रखिएगा, यहां से ये गुलाब का फूल हमने बना दिया। तो ये जो खिले हुए हैं, ये क्या है, ये पंखड़ियां हैं, है ना भाई। बाह्य आवरण क्या है, पंखड़ियां हैं। तो ये याद रखिएगा। जबकि कलिकाओं के रूप में होती, ये क्या होती है, कलिकाओं के रूप में, तो बिल्कुल सही बात है। अगला क्या है कि अंडाशय में स्थित छोटी गोल रचनाएं बीजांड होती हैं। अब ये जो अंदर होता है यहाँ पर, ये जो अंदर एक छोटी सी संरचना होगी, जब इसको आप नुकाओगे, ठीक, इसको अलग अलग कर दोगे, तो यहाँ पर एक संरचना मिलेगी गोल गोल। उसमें क्या है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अंडाशय। अंडाशय में स्थित गोल संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। और किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसको क्या कहते हैं, आवास। ये तो हम सभी जानते हैं कि जहां सजीव लोग रहते हैं वो क्या कहलाता है, आवास। ठीक है, याद रखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर कि द लिविंग ऑर्गन्स इज अ हैबिट इज अ, ठीक है, बहुत अच्छे से चीज समझिएगा। यहां से अगला क्या है, द लिविंग ऑर्गन्स इन अ हैबिट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक द प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कि जो आवास में जो सजीव घटक रहते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, वो जैविक घटक होते हैं। जैविक घटक का मतलब पेड़ पौधे। एक सिंपल सी चीज सुनिए, जैविक घटक क्या है, कोई पूछे कि जिसमें जीवन है, जिसमें श्वास है, वो क्या है, जैविक घटक है। और जिसमें जीवन नहीं है वो अजैविक घटक है। पेड़ है, पौधा है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, सब क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है। ये याद रखिएगा, सब क्या है, मच्छर है, ये सब क्या है, रेप्टाइलस है, मेमल्स है, सब सजीव हैं। जबकि पत्थर है, मिट्टी है, प्रकाश है, ठीक है, वो बात अलग है कि भौतिक है, लेकिन सब कैसे है, कैसे, सब निर्जीव घटक है दोस्तों। ओके, चलिए। तो सजीव घटक और निर्जीव घटक भी हम लोगों ने बात कर ली कि भाई कहाँ रहेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है क्या है, आवास में जो निर्जीव वस्तु हैं जैसे कि चट्टान है, मिट्टी है, वायु है, जल है आदि को हम अजैविक घटक बोलते हैं। अभी मतलब बताया, द नॉन लिविंग थिंग्स इन दैट हैव इट्स कंटेंट इट इज द बायोटिक कंपोनेंट सच एज द रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर्स। ये सारे क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होती है, जिसमें जीवन है वो बायोटिक है, और जिसमें जीवन नहीं है वो कैसे है, एबायोटिक है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, है ना। अब देखो जरा, यहां से एक चीज आई है कि वनस्पति पौधों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम हानि होती है या निष्कासन करते, ऐसा करते क्यों है ये लोग, ऐसा क्यों करते हैं, आदि इनकी भी बात करते हैं अपने लोग। तो दोस्तों अगर कोई पूछे कि ऐसा होता क्यों है ना, ऐसा क्यों होता है, तो आइए समझते हैं। देखो, पहली बात तो बहुत अच्छे से समझिए कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनको हम बोलते हैं जीरोफाइट्स प्लांट। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स प्लांट। और जीरोफाइट प्लांट में सबसे बड़ी खासियत दोस्तों यही होती है कि इन प्लांटों को बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। क्यों, कि उसमें 2-3 कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। कैसे, लीफ चेंज इनटू स्पाइन,
जो इनकी पत्तियां ना दोस्तों वो कांटों में चेंज हो जाती है, जैसे बबूल का पेड़ है ना, कैक्टस है, नागफनी है, ये सब क्या है, ये जीरोफिटिक प्लांट्स है, समझ रहे हैं ना। तो इनको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है क्योंकि इनमें लीफ नहीं होती। अच्छा, लीफ नहीं होती है तो इनके लीफ पे दोस्तों स्टोमेटा नहीं होते। स्टोमेटा यानी रंध्र, रंध्र नहीं होंगे तो प्रकाश ऊपर पड़ेगा, कुछ चीज खुलेगी नहीं, खुलेगी नहीं तो वाटर लॉस होगा नहीं। लेकिन हाँ, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसके स्टेम तने में रंध्र होते हैं, समझ गए ना चीजों को। अब इसी यही कारण है कि भाई बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में बहुत कम क्या करते हैं, वो पानी का लॉस करते हैं, जबकि एक नॉर्मल प्लांट है तो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, तो इसलिए उनको पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। समझ गए होंगे आप लोग, है ना। बहुत अच्छे से इस चीज को समझिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्या है कि समुद्र की तलहटी में रहने वाले जंतु, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि समुद्र में की तलहटी में रहने वाले जंतु अपने गिल्स से सांस लेते हैं। गिल्स मतलब ये ना, मछलियां देखी होंगी ना, उनके गिल्स होते हैं यहाँ पर, उससे क्या लेते हैं, वो सांस लेते हैं, है ना। बहुत से जीव हैं जैसे अपना डेडपोल लार्वा मेंढक का लार्वा है, उसके भी जो छोटा सा लार्वा होता है ना, तब वो बिल्कुल मछली की तरह दिखता है, मछली की तरह है, तो उसके भी गिल्स होती है, उससे वो सांस लेता है। बाद में जैसे बड़ा होता है तो वो समाप्त हो जाती है, पर मछलियां हमेशा किससे सांस लेती है, वो यही अपने गिल्स से सांस लेती है। तो लिखा है कि कई बार समुद्र की तलहटी में रहने वाले जंतु गिल्स से सांस लेते हैं, परंतु डॉल्फिन और व्हेल ये अपवाद है दोनों, क्योंकि ये यार के ऐसे जंतु हैं जो गिल्स नहीं होते, इनके सर पर स्थित जो नासिका द्वार है, आपने बहुत से YouTube चैनल पर देखा होगा कि व्हेल मछली आती है, बहुत तेज पानी की फुब्बार छोड़ती है नाक से, है ना। तो वो क्या लेती है, वो अपने नासिका द्वार से दोस्तों क्या लेती है, उस समय सांस लेती है, इसलिए अंदर का पानी क्या होता है, बहुत तेजी से बाहर निकलता है। तो यार के 2 अपवाद हैं, डॉल्फिन और कौन सी, व्हेल मछली, क्लियर है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं अपने लोग, कहते हैं सभी सजीव जीव खाए हुए भोजन का संपूर्ण मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए भोजन के बचे हुए अवशेष के भाग को अपशिष्ट पदार्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के क्रम को उत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि जब सजीव लोग अपने भोजन का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, या उसके निष्कासन विधि को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, अगला है पीडीएफ को थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें यहां से, तो क्या है अगला, कोशिका के अंदर जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो ये यार के वो क्या कहलाता है ना, क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है, क्योंकि याद रखिएगा श्वसन 2 प्रकार का होता है, अवायवीय और वायवीय, है ना। ये याद रखिएगा, यानी एक वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में हो और एक वो जो ऑक्सीजन की इनप्रेजेंसी में हो, ठीक है। तो इतनी चीज आपके समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो यहाँ से एक बार मैं आप लोगों को कमेंट लेना चाहूंगा कि जितना अभी मैंने आपको समझाया है वो एक बिल्कुल क्विक रिवीजन में चीजें समझ में आई हैं। हाँ, बहुत जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी से बताइए कि कितने लोगों को जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चीजें समझ में आई हैं। एक बार यस या नो करके कमेंट करिए, जितने भी लोग हैं यस या नो करके कमेंट करिए, कि जिससे कि आगे की बातों को क्या किया जा सके दोस्तों, शुरू किया जा सके, है ना। ये याद रखिएगा। बिल्कुल, और जितने भी लोग हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए ना, एरोबिक रिस्पायरेशन समझ में आया कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है ना। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले चीज की कोशिका के अंदर जब भी कभी क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा वो क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में भोजन में टूटेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, है ना। ये याद रखिएगा, यानी कि क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन बोलते हैं। और जब वायवीय श्वसन होता है तो उसमें होता क्या है, आप देखिए लिखा भी क्वेश्चन में ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज मैंने बताया ना, कार्बोहाइड्रेट, यानी वही C6H12O6, याद आया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ये बना। अब ये C6H12O6 बना है, तो अब अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत इससे क्या क्या बनेगा, बहुत अच्छे से दोस्तों इस चीज को याद रखिएगा कि जब वायवीय श्वसन होता है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो क्या बनेगा, याद रखिएगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगी और एनर्जी बनेगी। यानी कि यहां से CO2 बनेगा,
H2O बनेगा और एनर्जी बनेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, जिससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये कई बार पेपर में पूछा जाकर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, जब कभी भी एरोबिक और एनारोबिक पूछेगा तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि एरोबिक क्या है या वेवीय श्वसन क्या है। तो वेवीय श्वसन से याद रखना, तीन ही प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। नेक्स्ट की बात करेंगे, आइए, है ना। अब देखिए यही लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट में। ठीक है, थोड़ा सा इस वाले को हम रफ कर देते हैं, है ना। तो अब देखिए इस वाले पॉइंट में अगर हम लोग बात करें क्या लिखा हुआ है, तो इस वाले पॉइंट में लिखा हुआ है विदाउट ऑक्सीजन आल्सो द फूड कैन ब्रेक इनटू द सेल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने बताया था ना कि कोशिका के अंदर जब बिना ऑक्सीजन के भोजन का विखंडन होता है, टूटता है, तो उसको अवयवीय श्वसन कहते हैं, है ना। ये छवा नहीं, ये शोषण होगा, क्या होगा, अवयवीय श्वसन कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? अभी बताया था ना कि एक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में हो और एक जो ऑक्सीजन की अनप्रेजेंसी में हो, दो प्रकार के क्या होते हैं, श्वसन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैंने बताया कि बाई जो एरोबिक है उसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीन चीज याद रखेंगे। जबकि अगर अब ग्लूकोज का ही विघटन हो रहा है दोबारा से, ठीक है, दूसरा हो रहा है बस क्या, ऑक्सीजन की अनप्रेजेंसी में, दोनों चीजें सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, एनर्जी भी बनेगी, पर वहां वाटर बनना था, वाटर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, अल्कोहल। और यही क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि किस श्वसन की क्रिया के द्वारा अल्कोहल का निर्माण होता है, एरोबिक या एनारोबिक। तो याद रखिएगा, अवयवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक क्रिया के द्वारा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, जबकि एरोबिक के द्वारा क्या बनता है, क्या, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। दो यहां भी बनेंगे, लेकिन दोस्तों याद रखना बनेगा क्या, अल्कोहल। इतनी चीज को, बस ये दो चीजें हैं, बहुत ही माइन्यूट सी चीजें हैं, और बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। जब आएगा, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, आजकल जितने भी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं उसमें आप देखोगे ना, उम्मीद है कि आप लोग भी क्या करोगे दोस्तों, गलतियां करोगे उसमें, है ना। तो बस दबा के इसको लाइक करते जाओ भाई। देखिए लाइक की कंजूसी मत करिए, है ना, लाइक और कमेंट शेयर करते जाइए। देखिए बताइए, लाइक बहुत कम है, तो कम से कम जितने लोग देख रहे हैं उतने तो लाइक कर दीजिए भाई। लाइक करते जाइए, बहुत ज्यादा लाइक एंड शेयर करते जाइए, लाइक शेयर कमेंट, कोई सजेशन हो बताते जाइए और गर्दा उड़ाते जाइए, है ना। ये पक्का मेरा प्रॉमिस है। जितना भी आज ये चौथी पांचवी क्लास है दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चौथी क्लास है, इसके बाद 10 मिनट बाद फिर से एक क्लास आएगी, उसमें प्रैक्टिस करेंगे हम लोग क्वेश्चंस की, ईवीएस की। एक भी क्वेश्चन, विश्वास मानिए, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा अगर आपने ये सारे सेशन देखे हैं आराम से। ठीक है, फास्ट मोड में देख लीजिए या चाहे वैसे स्लो मोड में देख लीजिएगा, बहुत ही फायदेमंद वाले हैं ये सेशन। आते हैं, बात करते हैं अगले टाइम पर। अगले वाले में बात की गई है ईस्ट के बारे में। तो ईस्ट क्या है, अब ईस्ट आपने देखा होगा, इसको हम खमीर भी कह देते, क्या कह देते, खमीर, है ना। आप कभी भी कहोगे ना कि डबल रोटी बनती है जो फुलाया जाता है, या भटूरा बनता है तो खमीर या ईस्ट डाला जाता है चीजों को बनाने के लिए। और अल्कोहल जो बनती है उसमें भी क्या यूज होता है। कहते हैं ईस्ट एक एक क्या है, अवयवीय तथा एक कोशिकीय जीव है ना। एरोबिक एंड क्या, वन सेल एनिमल है, यूनिसेल जीव है। ईस्ट अवयवीय रूप से सांस लेते हैं और इसके दौरान अल्कोहल बनाते हैं, जिसे शराब या बियर बनती है। मैंने अभी बताया था ना, चीज भटूरा, छोले का ना, भटूरा बनाते हो, डबल रोटी बनाते हो, बंद बनाते हो, शराब बनाते हो, तो उसमें जो चीजें डाली जाती है ना, तो वो दोस्तों क्या डाली जाती है, यही ईस्ट डाला जाता है, यानी खमीर डाला जाता है। बहुत याद रखिएगा, ईस्ट क्या बनती है, शराब यानी अल्कोहल या बियर का यूज इसको बनाने में किया जाता है। और ये कैसा है, ये एक एनारोबिक, ठीक है और कैसा यूनिसेलुलर है। देखिए लिखा हुआ भी है, ईस्ट आर द एनारोबिक द सिंगल सेल ऑर्गेनाइज। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या है, ईस्ट, है ना। ठीक है, ये याद रखिएगा। द ईस्ट रिपेयर क्या है, एनारोबिक एंड प्रोसेस yield alcohol with used to making wine and beer। तो बिल्कुल जो चीज है
वो बहुत अच्छे से समझते रहिए और याद करते रहिए, पॉइंट टू पॉइंट इनको लिखते जरूर रहिए। सीधे लिखते रहिए भैया ईस्ट का यूज किस बनाने में होता है, शराब और बियर के यूज में होता है, कैसा है ये, अवयवीय है, इसका शोषण कैसा है, अवयवीय शोषण है, कैसा है, यूनिसेलुलर है यानी कि सिंगल सेल्ड है। ठीक है, ओके। चलिए सर नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला लिखा है, अगला पॉइंट है तेज चलने, तेज चलने, है ना, तेज चलने, दौड़ लगाने, भारी बोझा उठाने एवं साइकिल चलाने आदि के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारी कुछ पेशियां, है ना, तो हमारी कुछ पेशी कोशिकाएं भी अवयवीय रूप से सांस लेती हैं। इस प्रक्रिया को पेशीय कोशीय अवयवीय श्वास द्वार ऊर्जा के अतिरिक्त को पूरा करती है। क्लियर है। अब देखो है क्या, सबसे सबसे पहली चीज क्या है, अगर हम लोग क्या करते हैं, दौड़ भाग लगाते हैं, कूद भाग करते हैं, तो हमें भी क्या होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अब इसीलिए आपने एक नाम सुना होगा कि यार कि एक क्या होता है कि इंसान ज्यादा कूदता है भागता है वो थक जाता है। तो कमेंट करके कोई बताएगा कि कौन सा एसिड है, कौन सा अम्ल है जो जमा हो जाने के कारण हमको थकावट का महसूस होता है। बहुत जल्दी से कमेंट करके कौन बताएगा, बहुत जल्दी कमेंट करके जरा बताइए कि हमको थकावट की महसूस क्यों होती है। बहुत जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा कि भाई हमको थकावट क्यों महसूस होती है ना, बताइए। अब थकावट हमें क्यों महसूस हो रही है तो उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं अपने लोग। तो मैंने क्या कहा, यहां से ग्लूकोज, है ना, अगर ग्लूकोज को बाय जो मसल्स ग्लूकोज का है पेशी में यूज होगा तो याद रखिएगा ये बनता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल और एनर्जी। तो याद रखना हमारी जो जोड़े हैं हमारे अंदर एक अम्ल बनता है जिसका नाम क्या है, लैक्टिक अम्ल। क्या है, लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल जोड़ों के बीच में जमा होने के कारण हमको क्या महसूस होता है, थकावट। क्या होता है, याद रखना थकावट महसूस होती है। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा लैक्टिक एसिड के कारण। यही लिखा हुआ भी है, यही लिखा हुआ भी है क्या, लैक्टिक अम्ल के कारण ज्यादा समय तक व्यायाम करने से मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है और हमें क्या प्रतीत होती है, थकावट प्रतीत होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में कि किस अम्ल के जमा होने के कारण मांसपेशियों में थकावट की महसूस होती है। तो किसके महसूस होती है, लैक्टिक एसिड। कौन सा है, लैक्टिक एसिड। क्लियर है, डन इतनी चीज। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, अगला पॉइंट, ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसलिए बड़े धीरे धीरे आराम आराम से बता रहा हूं, अच्छे से याद रखिएगा। सांस द्वारा ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतःशोषण कहते हैं। और सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को समृद्ध वायु को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, है ना, उत्शोषण कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, है ना। क्लियर। एक मिनट में कितनी बार भी सांस लिया जाता है तो ये उसकी श्वास दर होती है। हाँ मतलब सही बात है भाई कि एक मिनट में जितनी बार कोई सांस लेता है तो वह उसकी क्या होती है, सांस दर होती है। दोस्तों क्या होती है ये, उसकी सांस दर होती है। ओके। अगर बात करें हम लोग, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार वयस्क व्यक्ति श्रम की अवस्था में एक मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है। ये याद करके रखिएगा कि मनुष्य औसतन कितनी सांस लेता है, तो याद रखना कितनी लेता है, 15 से 18। कितना लेता है, 15 से 18। ठीक है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। बिल्कुल नौरंग जी, लैक्टिक एसिड, धन्यवाद, है ना। एक जितने भी लोग हैं भाई, जितने भी हैं, एक बार यस नो का कुछ कमेंट करके बताएंगे। लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, है ना, क्योंकि लाइक की संख्या कम है, देख लोग ज्यादा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं आपके तो इसको लाइक करते जाइए और इस पीडीएफ की स्क्रीनशॉट लेते जाइए। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा दोस्तों। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, अब जब श्वास की बात चली है तो हम लोग ब्रीथ प्रोसेस को पढ़ते हैं, यानी कि श्वास प्रक्रिया को समझते हैं कि सांस प्रक्रिया क्या है। तो यहां से आइए देखते हैं सांस प्रक्रिया, आज यहीं तक पढ़ेंगे सांस प्रक्रिया को हम लोग।
और सांस प्रक्रिया के बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। जब कोई भी व्यक्ति अंतःश्वसन द्वारा वायु को अंदर ले जाता है, या ठीक है नसा गुहा में, ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, जब कोई भी व्यक्ति अंतःश्वसन द्वारा वायु को अंदर ले जाता है तो यह नथनों यानी नसाद्वार से अंदर चली जाती है। नसा गुहा से वायु श्वसन नाल से होकर हमारे फेफड़ों तक जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं और याद रखिएगा शरीर में एक बड़ी पेशीय परत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शरीर में एक बड़ी पेशीय परत बनाते हैं, ठीक, परत बनाते हैं जो डायाफ्राम कहलाती है। क्या कहलाती है? डायाफ्राम कहलाती है। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए हम सांस लेते हैं, नासिका से हमने सांस ली तो वो सांस नाल से होती हुई कहाँ पहुंच जाती है दोस्तों? फेफड़ों में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंचती है वो? फेफड़ों में पहुंच जाती है। और यार के जो फेफड़े जो हमारे होते हैं ना, वो क्या है, ठीक है, जो स्थित होते हैं वो एक बड़ी गुहा होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? डायाफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम बोलते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ज्यादा प्रदूषित हवा अगर हम लोग लेते हैं तो भाई क्या होगा? फेफड़े खराब हो जाएंगे। जैसे दिल्ली है ना, हम लोग दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में इतना पोल्यूशन होने के कारण लोग मानते हैं कि अगर दिल्ली में जो रह लेता है 20 से 25 साल तो उसकी एज 10 से 12 साल क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि इतना पोल्यूशन होने के कारण जो सांस आती है वो फेफड़े क्या हो जाते हैं दोस्तों? खराब। तो ये याद रखिएगा। लेकिन धीरे धीरे भाई सरकारें काम कर रही हैं, मिस्टर केजरीवाल जो सर हैं काम कर रहे हैं, है ना, नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वातावरण कई जगह क्या एयर प्योरीफाई लगा दिया गया है, जहाँ जहाँ, है ना, कि पोल्यूशन को क्या किया जाए, एयर पोल्यूशन को कम किया जाए, जिससे हमारे फेफड़े स्वस्थ रहें और हमारा जीवन क्या है दोस्तों? स्वस्थ रहे। तो यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं और कुछ पॉइंट हैं इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है इसमें। ये सब वो ये फेफड़ों के बारे में बात की हुई है। यहाँ से काकरोच वाले से हम लोग बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप आराम से सुनते भी रहिएगा। कॉकरोच व अन्य कीटों के शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक, जैसे हम नासिका द्वार से क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, और वो हमारे क्या जाती है? फेफड़ों में जाती है, ठीक है। और इसी प्रकार क्या होता है, कॉकरोच और जो अन्य कीटों में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे यार के श्वास रंध्र कहा जाता है। इनके शरीर में गैस के विनिमय के लिए ये वायु नल का जाल बिछाते हैं, और इसी से ये लोग क्या करते हैं? सांस लेते और देते हैं। मतलब कि जो सांस ली और जो अंदर की वायु है उनको इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों से क्या करते हैं? ये लोग बाहर निकाल देते हैं। कीटों में कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नाल में आती है तथा श्वास रंध्रों से बाहर निकलती है। श्वास प्राण के लिए, है ना, केवल कीट में ही पाए जाते हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जो श्वास प्रणाल है वो केवल किसमें पाई जाती है? वो कीटों में ही पाई जाती है। डन, ओके। तो ये थोड़ी सी चीजें क्या रखेंगे? याद रखेंगे। इसके बाद कीट भाई याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन बनेगा कि कॉकरोच छोटे छोटे कीट कहाँ से सांस लेते हैं? तो छोटे छोटे छिद्रों से, ठीक, किससे लेते हैं? छोटे छोटे छिद्रों से। अगला, मछलियां जो है वो किससे लेती है सांस? वो कोलम या गिल से लेती है। क्या लेती है? कोलम या गिल से लेती है। जो जल में जो घुली हुई दोस्तों ऑक्सीजन होती है, ये उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है। क्या कर लेती है? ये ऑब्जॉर्व कर लेती है। क्लियर है। जबकि गाय भैंस कुत्ते बिल्लियां जैसे जीव हैं वो श्वसन के अंग है, ठीक है, ये भी मनुष्य की तरह ही इनमें भी क्या होता है? श्वसन होता है। पौधे की पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिसमें रंध्र कहते हैं, और जिसमें गैसों का क्या होता है? विनिमय। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, कि गैसों का निकलना, वाटर का लॉस होना, ये सब किसके लिए? ये सब किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों थोड़ी सी चीज क्या रखेंगे? याद रखेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? याद रखिए कैल्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र, इसकी थ्योरी हम लोग देखेंगे। और आज की क्लास में हम लोग थ्योरी में इतना ही देखेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा, एक बहुत क्विक रिवीजन मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी में हम क्या क्या देख चुके हैं। जो लोग कोई भी अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे, पहली क्लासेस में नहीं था तो वो भी ले सकता है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है ना। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स हम लोगों ने 6 याद रखना। ईबीएस में पेडागोजी जो हम पढ़ते हैं उसमें ईबीएस के अंदर 6 थीम्स होती हैं। पहला होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, सॉरी ट्रेवल्स, मेक एंड डू। ये जो 6 थीम्स होती है वो हमने बात की थी। तो
पहले जो अपने लोगों ने बात की थी यहाँ से बात कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको एक बार दिखा भी देते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो पहले हमने लोग पढ़ी थी फैमिली की, न्यूक्लियर फैमिली, फैमिली क्या होती है या जॉइंट फैमिली क्या होती है। ठीक है, यानी परिवार क्या है इसके बारे में, संयुक्त परिवार, मूल परिवार के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, ओके, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, इस पीडीएफ को सेट कर लेते हैं अपना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने रिश्ते नाते पढ़े थे कि रिश्ते नाते में क्या होते हैं। रिश्ते नाते में हम लोगों ने बात की थी दोस्तों यहाँ पर कि भाई मलयालम में है ना, मम्मी की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, मलयालम में पिता के छोटे भाई को क्या कहा जाता है, लद्दाख में क्या कहा जाता है। इसके बाद वर्क एंड प्ले में हम लोगों ने कर्णमल्लेश्वरी के बारे में बात की थी। इसके बारे में धीरे धीरे कर रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है। उसके बाद जानवरों के बारे में हमने बात की थी, किसके बारे में बात की थी, जानवरों के बारे में बात की थी। चलिए हिंदी, हिंदी कहाँ गई है इसकी, हाँ नीचे है, यहाँ से जानवरों के बारे में बात की थी। और जानवरों में जो विशेषताएं होती है उनके बारे में बात हम लोगों ने की थी। और इसमें मुख्य जानवर सारे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। हाथी के बारे में पूरी चर्चाएं परिचर्चाएं की थी, है ना, जिनके कान ढके होते हैं उनके बारे में चर्चाएं की थी, जिसके कान उभरे होते हैं सामने होते हैं उनकी बात की थी। ठीक है, ये हाथी के बारे में पूरी जानकारी, मधुमक्खियों के बारे में पूरी जानकारी, गाय के दांत, बिल्ली के दांत, सांप, है ना, गिलहरी, चींटियां, ओके, नर इंसेक्ट मतलब कीड़े, मच्छर, रेशम कीट, ये हम सब लोग दोस्तों बात कर चुके हैं यहाँ से। इसके बाद मछलियों के बारे में मछलियों के बारे में बात की थी। ओके, भूकंप आने पर जानवर की प्रक्रिया की बात की थी, डॉल्फिन के बारे में बात की थी। इसके बाद स्लॉथ, मिस्टर सुस्त, इनके बारे में बात की थी। सोने की प्रक्रिया के बारे में बात की थी यहाँ से। बाघ, टाइगर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने बात की है, इसके बारे में बात की है। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर चुके हैं दोस्तों, डिस्कस कर चुके हैं और इन पे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आज भी होने हैं तो जुड़ना ना भूलिएगा। इसके बाद फिर हम लोगों ने पक्षी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पक्षी, पक्षियों के बारे में जितनी भी डिटेल थी उसको सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद दोस्तों डिटेल पक्षी पढ़ने के बाद हम लोगों ने प्लांट्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्लांट्स। और आज ही मैंने प्लांट से क्या किया था, स्टार्ट किया था, यानी आज का क्लास आपको प्लांट से ही मैंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। और प्लांट्स के बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ी हैं, सब्जियां पढ़ी हैं। उसके बाद सब्जियां पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, फसलें पढ़ी थी। फसल करने के बाद हम आ गए थे किस पर, ठीक है, एडवांस इन्वायरमेंटल स्टडीज पर। तो दोस्तों आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर बहुत अच्छे से समझनी है, अपने प्रैक्टिस को और मजबूत करना है, तो यार कि असौरहा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी वीडियोस मैंने दिए हैं, जितने भी क्लासेस हैं, उसको एक बार जाकर देख लें और प्रैक्टिस सेशन वाले ज़रूर देख लें। आई होप, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, एक भी ईवीएस का क्वेश्चन दोस्तों नहीं बचेगा। तो अभी 10 मिनट बाद तुरंत हम लोग मिलते हैं कि प्रैक्टिस की क्लासेस में। और प्रैक्टिस क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्या, ईबीएस। तो आज के लिए इतना ही। मैं विपिन गंगवार आपसे क्या लेता हूँ, विदा लेता हूँ, और अभी जस्ट अगली क्लास में मिलूंगा 10 मिनट में आपसे मैं। तब तक बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मस्त रहिए, स्वाध्याय करिए, पेपर को इस बार छोड़ के आना है जबरदस्त होके। तो थैंक यू दोस्तों जुड़ने के लिए, और फिर जुड़िएगा प्रैक्टिस सेशन में भी 10 मिनट बाद जुड़ते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा उसको भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू, मैं मिलता हूँ अभी 10 मिनट में, थैंक यू।